नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जब भी अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड आपके पास आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये अवार्ड गलत है और इस अवार्ड को हमें चैलेंज करना चाहिए और इस अवार्ड को हमें खारिज करना चाहिए, कैंसिल करवाना चाहिए, सेट असाइड करना चाहिए, तब आपको उसको किस तरीके से चैलेंज करना है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और कौन से कोर्ट में उसको चैलेंज करना चाहिए, ये भी आपको, और पिटीशन कैसा होना चाहिए, इसका एक फॉर्मेट भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। अब सबसे पहले आप जितने भी लोन बोरोवर्स हैं, उनको ये आर्बिट्रल अवार्ड या फिर फाइनल अवार्ड ऐसा करके आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी से मिलता है। और आप यूट्यूब वगैरह चेक कर लेते हो और आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, नहीं, इसको आपको कोर्ट में चैलेंज करना होता है। बट उसकी प्रोसीजर आपको मालूम नहीं रहती। तो उसकी प्रोसीजर एग्ज़ैक्ट क्या रहेगी, मैं आपको इस वीडियो में आपको समझाना जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखना और तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। बट इन चीज़ों में आपको लोकल लॉयर की हेल्प लगेगी। और लॉयर की हेल्प लेने से मतलब लोकल लॉयर कहाँ पे होने चाहिए? जहाँ पे आपका अवार्ड हुआ है। मतलब जहाँ जिस जगह पे ये अवार्ड हुआ है, मान लो मुंबई में हुआ है तो मुंबई में चैलेंज करना पड़ेगा। मान लो चेन्नई में हुआ है तो चेन्नई में चैलेंज करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से जो है अवार्ड को उसी कोर्ट में जाके इस एप्लीकेशन को जो मैं आपको आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन वहाँ पे वो लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे ऊपर आप देख रहे हैं, ये वही एप्लीकेशन है जो अवार्ड चैलेंज करने में आपको लगाना होता है कोर्ट में। अब कब लगाना होता है, ये एक आप बात ध्यान में रखिए कि सेक्शन 34 में आपको जो है ये पिटीशन करनी पड़ती है। और ये एक तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं या तो आप उस सेम ज्यूरिडिक्शन के हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ज्यूरिडिक्शन आप ये पता करिए, ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कौन से कार्य क्षेत्र में ये आपका अवार्ड आता है। जैसे कि चेन्नई में आता है तो चेन्नई हाई कोर्ट या तो उसी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको इसको चैलेंज करना पड़ता है। अब कब चैलेंज कर पाओगे आप? सबसे पहले आपके पास अवार्ड की कॉपी आ जाती है। ठीक है? तो अवार्ड की कॉपी आने के बाद जैसे आपको अवार्ड कॉपी आई, तो आपको एक अवार्ड चैलेंज नोटिस भेजना होता है। अब वो अवार्ड चैलेंज नोटिस आप खुद भी भेज सकते हो या फिर अपने वकील साहब के द्वारा भी भेज सकते हो। अब अवार्ड चैलेंज नोटिस में आपका इंटेंशन क्या है, ये आपको दिखाना पड़ता है। अब आपका इंटेंशन क्या है कि इस अवार्ड को आपको चैलेंज करना है, तो वो सारी बातें आपको उस नोटिस में लिखनी होती है। और क्यों चैलेंज करना है, उसके वैलिड ग्राउंड्स भी आपको सेक्शन 34, अगर आप आर्बिट्रेशन एक्ट का आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे कौन से ग्राउंड्स में आप चैलेंज कर सकते हो, ये भी आपको उसमें समझाया गया है। अब इस पिटीशन में भी आपको मैं देखने के लिए मिल जाएगा कि किसी कैसे किसी कौन से ग्राउंड्स में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास अवार्ड आ गया। उसके बाद जैसे आपके हाथ में अवार्ड कॉपी आई, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो भी पिटीशन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर आपको करनी होती है। अब 3 महीने के बाद 1 महीने का पीरियड आपको वैसे भी एक्सटेंशन हो सकता है, बट उसमें वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। तो मान लो 3 से 4 महीने के अंदर आपको ये अवार्ड चैलेंज करने का मौका मिलता है। अब अवार्ड मान लो आपने चैलेंज नहीं किया 3 महीने में या फिर 4 महीने में, तो फिर आपका जो अवार्ड है, फिर वो बैंक का राइट है, एनबीएफसी कंपनी का राइट है कि इसको कोई इस अवार्ड को कोई चैलेंज नहीं किया गया। तो फिर ये अवार्ड जो है, बैंक वाले क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन कराते हैं। जहाँ पे आप रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, वहाँ पे वो अवार्ड जो है एग्जीक्यूशन वो बैंक वाले या फिर एनबीएफसी कंपनी वाले करते हैं। अब एग्जीक्यूशन मतलब क्या है कि वो अवार्ड को इन एग्जीक्यूट करना है। मतलब वो अवार्ड की में जो भी अमाउंट बताई है, 5 लाख बताइए, 2 लाख बताइए, 10 लाख बताइए, 20 लाख बताइए, जो भी आर्बिट्रेटर ने अमाउंट उसमें लिखी होगी, वो अमाउंट जो है रिकवर करने के वो एग्जीक्यूशन कोर्ट को जो है पावर रहते हैं। फिर वहां से एग्जीक्यूशन
कोर्ट में जैसे पिटीशन एग्जीक्यूशन पिटीशन वहाँ पे दाखिल हो जाती है, दरखास्त जो है उसको बोलते हैं, तब वहाँ से आपको एक शो कॉज नोटिस मिलती है उस कोर्ट से कि आपका इस तरीके का अवार्ड को एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग अभी चालू होने वाला है। आप जो है आपका शो कॉज मतलब आप कारण बताओ कि हम इस अवार्ड को क्यों एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, तो आपको फिर शो कॉज जैसे नोटिस मिलता है, तो आपको अपीयर होके वहाँ पे भी आप रिप्लाई आपका फाइल कर सकते हो। मान लो ये अवार्ड फ्रॉडुलेंट तरीके से लेके मान लो निकाला गया है, आपको कोई नोटिसेस ही नहीं मिली या फिर आपको अवार्ड की कॉपी भी नहीं मिली थी, तो इस वजह से आप जो है वहाँ पे भी आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जो है आप उसको रिप्लाई फाइल कर सकते हो और वो अवार्ड आप एग्जीक्यूशन ना करे हो, ऐसा भी आप वहाँ पे बोल सकते हो। और मान लो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ ऑर्डर भी की तो भी आप उस आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो गए तो भी आप उस ऑर्डर को लेके आप हाई कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हो। और ऐसे मैंने कितने कितने तो वीडियो बनाए हैं जो अ, इस इसी चैनल पे मैंने डाल के रखे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, छत्तीसगढ़ गढ़ हाई कोर्ट के हैं। तो उसने जो है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी उसमें जो अवार्ड को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी चालू हुई थी, वो भी एग्जीक्यूशन पे पिटीशन बंद मतलब कैंसिल करवाई, अवार्ड को भी सेट असाइड किया उन्होंने, क्योंकि वो अवार्ड की कॉपी जो है उस कंडीशन में उनको मिली नहीं थी। प्रॉपर जो है अवार्ड जो है उनकी नोटिस सर्विसेज उनको जो है क्लाइंट को अपने मिली नहीं थी और अवार्ड जो है एक तरीके से फ्रॉडलेंट तरीके से उन्होंने इशू किया गया था आर्बिट्रेटर के द्वारा। तो ये सारे और ग्राउंड होते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही गाइड करूंगा कि देखिए जैसे आपके पास अवार्ड आता है तो आपको सेक्शन 34 आपका एक आपके फेवर में है, मतलब जैसे आपको पता चलता है कि नहीं हमें ये अवार्ड हमें ये गलत तरीके से इशू किया गया है, हमें कोई भी प्रॉपर नोटिस नहीं दी थी, कोई जुरिडिक्शन प्रॉपर नहीं था, ये अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, ये अवार्ड जो है अदर स्टेट में हुआ था, हमें हियरिंग का कोई मौका ही नहीं मिला था। और भी बहुत सारे ग्राउंड है जो कि आप उसमें वो बोल सकते हैं और वो जो है अवार्ड वहाँ पे सेटिसाइड करने का एप्लीकेशन जो है इस तरीके से लगा सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर आएगा जो भी कोर्ट में आप लगाओगे बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, पिटीशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड सो एंड। अब आपको ऐसा हेडलाइन लिखना है, इन द मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन केस नंबर, जो भी आपका आर्बिट्रेशन का केस नंबर था और जो भी आपके आर्बिट्रेटर थे उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपकी पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे, जो आप खुद का नाम यहाँ पे आएगा, ये बिटवीन किस किस के है, पिटिशनर है ये जो भी क्लाइंट है या फिर आप खुद होगे तो ठीक है, यहाँ पे जो भी कंपनी एनबीएफसी या फिर बैंक होगी उनकी जो है यहाँ पे नाम आ जाएंगे। और रेस्पोंडेंट बैंक को बनाना है और आप क्या होगे यहाँ पे पिटिशनर होंगे। ठीक है, और रिस्पोंडेंट आप जो है बिफोर आर्बिट्रेटर के साथ जो है थे क्या थे आप वहाँ पे उस अवार्ड में क्या है आप रिस्पोंडेंट है, वैसे आप यहाँ पे पिटिशनर के सामने आप रिस्पोंडेंट बिफोर आर्बिट्रेटर ऐसा भी लिखना। और यहाँ पे बैंक को आपने अभी आपके पिटिशन में रिस्पोंडेंट बनाया है तो उसमें आपने लिखना है क्लेमेंट बिफोर आर्बिट्रेटर, मतलब ये कोटक बैंक की कौन थी बिफोर आर्बिट्रेटर, क्लेमेंट थी। ठीक है, तो आगे आप पढ़ते हैं पिटीशन अंडर सेक्शन 34 द आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट द पिटिशनर लकी। अब ये हम ना रहा है एक डेमो नाम यहाँ पे लिखा मैंने, फ्रॉम हिज हर काउंसिल रिस्पेक्टिवली सबमिट दिस पिटिशन अंडर 34 आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट 1996 और सेटिंग असाइड आर्बिट्रेटर अवार्ड डेटेड सो एंड सो बाय सो एंड सो आर्बिट्रेटर। ठीक है, और सो एंड सो आर्बिट्रेशन केस नंबर। अब यहाँ पे ये हो गया, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस पिटिशन को यहाँ पे लगाना चाहते हैं। बट यहाँ पे आप शुरुआत करोगे आप बैकग्राउंड एंड फैक्चुअल मैट्रिक्स, मतलब आपके केस में क्या बैकग्राउंड था ये आपको पहले तो कोर्ट को समझना पड़ेगा ना कि आपने क्या क्या किया है। तो रिस्पोंडेंट कोटक बैंक लिमिटेड इनिशिएट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्लेमिंग सम ऑफ रुपीज, ये इतना अमाउंट वो मांग रहे थे और अलेज्ड ड्यू पेएबल बाय पिटिशनर इन रिस्पेक्ट क्रेडिट नंबर, इतना इतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड का बकाया था। द arbitral award dated is passed by caption matter and direct the petitioner to some pay of, मतलब पिटिशनर के अगेंस्ट अवार्ड पास हो गया 1/1/2026 को और इतना इतना अमाउंट उनसे 4,45,000 का मांगा गया। अब
विथ 18% इंटरेस्ट से भी ये अमाउंट मांगा गया, और जो आर्बिट्रेशन की कॉस्ट भी 11,000 उनसे मांगी गई। स्टैम्प ड्यूटी की 100 रुपए की फीस भी उनको मांगी गई। ठीक है। द पिटिशनरी एग्रीड बाय द सेड अवार्ड ऑन ग्राउंड सेट forth herein, which go to the very root of jurisdiction, procedure and legitimacy of the arbitral process and the award passed hearing। हम बट हमारे जो ये जो पिटिशनर है ये अग्रूड है, मतलब ये अवार्ड उनको मान्य नहीं है। इनको जो है ये अवार्ड जो है चैलेंज करना है। अब कौन से ग्राउंड्स में इनको चैलेंज करना है, ये ग्राउंड्स भी यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ। ग्राउंड्स फॉर द सेटिंग असाइड द अवार्ड। अब देखिए, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। अब ये मैं बस टाइटल यहाँ पे और उसको एक शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इन्होंने क्या किया है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने का हमें कोई मौका ही नहीं दिया, और ये जो नोटिस से प्रॉपरली हमें मिली ही नहीं, है ना। ये सारे बेसिक ग्राउंड आपको उठाने होते हैं। और ये अवार्ड जो किया गया है उसको नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट बताना है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट बताना है, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रॉपर हियरिंग का मौका ही नहीं दिया गया, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के मान लो जो भी आपके पास साइटेशन होंगे, वो साइटेशन भी आप यहाँ पे जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इस पिटिशन में। कि यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो यहाँ पे मैं ये लिखा हुआ देखिए इस पिटिशन में, द प्रोसीडिंग वेयर कंडक्टेड फ्रैग्रेंट वायलेशन ऑफ पिटिशनर फंडामेंटल राइट, फेयर हियरिंग अंडर सेक्शन, फेयर हियरिंग नहीं हुई, मतलब सेक्शन 18 के हिसाब से फेयर हियरिंग होनी चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द पार्टीज होनी चाहिए, हुई नहीं। द पिटिशनर वाज डिक्लेयर एक्सपार्टी 29/10/2025 विदाउट ऑफरिंग द जेन्युइन एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर, कंटेस्ट एंड क्लेम, फाइल द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। हमें स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने का कोई मौका भी नहीं दिया गया। It is submitted that notice purportedly sent by the speed post to the petitioner address was written delivered without any personal knowledge. The petitioner, the arbitral proceeding commenced, the evidence was recorded and the award was passed entirely in behind the back of petitioner। मतलब हमारे petitioner के behind back जो है अवार्ड पास हुआ है, हमें कोई नोटिस भी नहीं मिली, कोई रिपोर्ट्स भी नहीं प्रॉपर यहाँ पे फाइल किए गए जो कि हमें नोटिस सर्व करी है। तो इस अवार्ड को क्या है, इस प्रोसेस को क्या है, आप नलिटी है, मतलब ये प्रोसेस जो है वाइड है, इसको आप डिक्लेयर करिए, नलिटी डिक्लेयर किए, मुझे इसको वाइड डिक्लेयर करिए। ठीक है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा ऐसा कहा गया है ना, हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया। ये से सारे अवार्ड ग्राउंड्स जो है आप यहाँ पे उठा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं टाइटल्स बस पढ़ूंगा और शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। वीडियो क्या है बहुत बड़ा हो जाता है, अब बाद में चाहिए तो इसको पढ़ भी लेना। यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 एंड सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। अब ये जो अवार्ड किया गया है वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 का है। अब सेक्शन 12 ये बोलता है कि जब आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करना होता है तो वो कैसे करना चाहिए, ये सेक्शन 12 बोलता है। ठीक है, तो किस तरीके से करना चाहिए वो सेक्शन 12 में बताया गया है, बट इन्होंने वो सेक्शन 12 का जो है क्या है कि वो फॉलो नहीं किया है और उसका वायलेशन किया है। तो वो कैसे, देखिए, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड नॉमिनेटेड बाय क्लेमेंट बैंक ओन चूजन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। मतलब इन्होंने जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन चुना तो वो खुद ही चुना, ठीक है, उनके फेवर वाला ही चुना। उन्होंने खुद ही अपॉइंटमेंट इस इंस्टीट्यूशन को किया। अब ये इंस्टीट्यूशन का नाम है रिजॉल्वर यूजिंग सिस्टम एल्गोरिदम without any human intervention। The entire process of appointing arbitrator was within the exclusive control of domain of claimant bank। It manifest violation on principal party autonomy, equal treatment and impartiality mandate under the act। अब ये एक सिस्टम है, ये जो रिजॉल्वर है, बहुत सारे अभी आजकल जो है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्रीसॉल है, समा है, और भी बहुत सारे हैं। अब ये क्या है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम एल्गोरिदम से ये काम चलाता है, मतलब ऑटोमेटिक ही नोटिस चली जाएगी, ऑटोमेटिक ही वो जो है हियरिंग होगी। अब हियरिंग के ऊपर भी आप लॉगिन भी करके बैठोगे तो सामने कोई मतलब मिलता ही नहीं है, आर्बिट्रेटर मिलता ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे मेरे पास जो है लोग फ़ोन करके बोलते हैं जब सर हम आर्बिट्रेशन के लिए हियरिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, या फिर हमारी हियरिंग बीच में ही काट देते थे। तो ऐसी सारी ये मतलब ये ऑटोमेशन है, यहाँ पे सिस्टम एल्गोरिदम पे ये चलता है। तो ऐसे ऐसे ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैसे फेयर होगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वर्किंग सिस्टम आर्किटेक्ट
ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। ये जजमेंट ये बोलता है कि जब भी कोई वन पार्ट एक सिंगल पार्टी आर्बिट्रेटर को चुनता है, ठीक है, और वो उसको खुद को ही आउटकम में इंटरेस्ट होता है, तो वो पार्टी ऐसा आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। अब इस पैराग्राफ में आप पढ़ लेना, इस पैराग्राफ का मीनिंग एकदम सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल जो है 12 का 12 5 का जो फिफ्थ शेड्यूल है, अब यहाँ पे जो है सरकमस्टांसेस जो आर्बिट्रल अपॉइंटमेंट के जो सब सरकमस्टांसेस होते हैं, वो सरकमस्टांसेस क्या होने चाहिए, ये यहाँ पे मैंने बताया है। एक मिनट। थैंक यू। तो दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, अभी फिर से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो ये सेक्शन 12(5) में जो बोला है उस जो है आर्बिट्रल जो है अपॉइंटमेंट, आर्बिट्रेशन की इंस्टीट्यूशन की अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई, और आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट भी ये गलत तरीके से किया गया है, इसमें हमने ये बोला गया है। अब ये हमने और एक ग्राउंड उसमें लिखा है कि absence of valid arbitration agreement सेक्शन 34(2)(a)(i) रीड विद द सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। मतलब जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए वैसा ये एग्रीमेंट है ही नहीं, हम दोनों पार्टी में बना ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा हमने इसमें बनाया। अभी इसमें क्या क्या लिखा है देखो। द आर्बिट्रल अवार्ड while the acknowledging that the facility agreement containing the arbitration clause was not separately signed by the parties, 6 to uphold the arbitration clause on the basis of credit card application form and reference the bank website। अब ये जो देखिए ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे था। अब ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है दोनों पार्टी ने बनाया ना होना चाहिए, उसमें प्रॉपर दोनों पार्टी के साइंस होने चाहिए। बट ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो उन्होंने जो बना के रखा है वो प्रिंटेड है, और ये ऑलरेडी एक कोटक बैंक महिंद्रा, ये जो कोटक बैंक के वेबसाइट पे ये लगाया गया है, मतलब उसमें अपलोड किया गया है, और उसका रेफरेंस यहाँ पे देख के आर्बिट्रेशन क्लॉज बस उसमें उन्होंने डाल दिया। बट क्लॉज होने से कुछ नहीं होता, उसका प्रॉपर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी होना चाहिए। पर एग्रीमेंट कहाँ पे है, वो है कोटक बैंक के साइट पे। अब ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो है वैलिड है ही नहीं। अब सेक्शन 7 ऑफ द act required the arbitration agreement to be in a writing and signed by the parties or contained in exchange of letters, communications, or other document providing a record of agreement. Merely replying the hyperlink to the website and unsigned facility agreement do not satisfy to strict statutory requirement of valid arbitration agreement। अब हम ये बोल रहे हैं कि वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं है, तो ये जो हाइपर लिंक किया गया है आप जो कोटक बैंक की वेबसाइट पे फैसिलिटी एग्रीमेंट करके, तो ये ऐसा एग्रीमेंट जो है सेक्शन 7 जो है जिसमें ये बोला गया था कि वो जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय बोथ पार्टी होना चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स कम्युनिकेशन के होने चाहिए, जो आपके ईमेल पे लेटर्स वगैरह आने चाहिए कि ये एग्रीमेंट आपने साइन किया, इस दिन साइन किया है, इस दिन को आपने सिग्नेचर किए हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, सबको कॉमन, जैसे आपके बैंक के पास हज़ारों कस्टमर है, तो हज़ारों कस्टमर का जो है एग्रीमेंट ये जो है हाइपरलिंक वेबसाइट पे ही मिलेगा, और उसका बस एक क्लॉज़ उसमें एग्रीमेंट में लगाया गया होगा। तो ऐसा क्लॉज़ वैलिड होगा क्या? ऐसा क्लॉज़ फिर वन साइडेड हो गया। ये हमारा ये यहाँ पे जो है हमारा मानना है। और आगे लिखते हैं हम यहाँ पे इसमें इस ग्राउंड में, द पिटिशनर नेवर एक्सप्लिसिटली कंसेंटेड एंड आर्बिट्रेशन बाय द वे ऑफ अ स्पेसिफिक इन्फॉर्म रिटन एग्रीमेंट एज मेंटेटेड अंडर सेक्शन 7(4) of the act in absence of valid subsisting arbitration agreement in entire arbitral proceeding, lack of judicial foundation, and the award is liable to be set aside under section 34(2)(i)। अब हम ये बोल रहे हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से ये आर्बिट्रल एग्रीमेंट है ही नहीं, और हमारा कोई इसमें
एक्सप्लिसिटली कोई हमारा कंसेंट ही नहीं, मतलब हमारा कोई इसमें प्री कंसेंट ही नहीं है इस क्लॉज को डालने के लिए। हमें कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया गया इस क्लॉज को, हमें कोई रिटर्न कम्युनिकेशन भी नहीं किया गया। इसीलिए ये अवार्ड जो है सेटिसाइड होना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे मानना है। तो आगे और एक ग्राउंड है, देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। ये आपके केस में भी, आपको बहुत सारे लोगों के केस में ये लागू होगा, ऐसा मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है ग्राउंड देखिए, क्लेम अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट पेटेंट इन लीगलिटी ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड सेक्शन। तो अभी इन्होंने जो अमाउंट दिया है अवार्ड में, ये अमाउंट भी आर्बिट्रेटरी है, गलत है। इसमें जो इंटरेस्ट लगाया है वो भी गलत है, ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो इस ग्राउंड में, द आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट्स इंटरेस्ट एज अ क्यूमुलेटिव एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रेट फ्रॉम जो डेट है सो एंड सो टू सो एंड सो एट 42% पर एनम। अब इसमें जो रेट दिया है, इसमें रेट क्या दिया है देखो, 42% पर एनम। इतना कोई रेट लेता है क्या यार? मतलब पुराने जो साहूकार थे, ये जो इतना सारा इंटरेस्ट लेते थे, तो ये तो गलत है ना यार। मतलब ये यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रेट समझ में आता है, यहाँ पे 18% से समझ में आता है, 9% समझ में आता है, ये तो समझ में आता है। पर ये 42% जो इंटरेस्ट लगाया है, ये तो पूरा पूरा गलत इंटरेस्ट लगाया है, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। अब ये जो है ग्रॉसली एक्सेसिव रीजनेबल एंड कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा रेट इन्होंने लगाया। अब आगे जाके हमने एक और सुप्रीम कोर्ट का दाखिला यहाँ पे दिया कि इसमें जो 42% इंटरेस्ट लगाया ये गलत है, इस जजमेंट की। और अवार्ड में जो है और कुछ इसमें इनलीगलिटी हमने इसमें बताई। द अवार्ड फेल्स टू इंडिपेंडेंटली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब जो स्टेटमेंट अकाउंट जो दिया है पिटिशन, जो पहले बैंक ने, जो एनबीएफसी कंपनी ने, वो जो एग्जिबिट CW1G करके इन्होंने लगाया, पर ये जो प्रॉपर एग्जामिन ही नहीं किया गया। The petitioner dispute the principal amount claimed by and charges and fees including joining fee, annual fees, renewal fees, late payment charges, over limit charges, financial charges, ना जाने क्या क्या इन्होंने, कैश विड्रॉल फीस, many of which have been unilaterally imposed by the bank without adequate disclosure। मतलब हमें कोई डिस्क्लोजर नहीं, हमें कोई स्टेटमेंट नहीं, किस तरीके से चार्जेस इन्होंने लगाए ये भी हमें इन्होंने बताया नहीं। और फिर भी इन्होंने क्या है, विदाउट एग्जामिन करने के बाद भी इन्होंने क्या है, अवार्ड यहाँ पे किया गया है। तो ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्लेम अमाउंट इंटरेस्ट रेट पेटेंट इनलीगलिटी इसके अंदर। ठीक है, देखो ग्राउंड से तो बहुत सारे निकलते हैं, अपनी केस के हिसाब से, आपके केस के हिसाब से थोड़े और भी निकल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ग्राउंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्लेमेंट बैंक यूनिलैटरल राइट टू इंट्रोड्यूस अल्टर चार्जेस एंड कंडीशनेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमने ये बोला, ये भी ग्राउंड हमने लिया, द अवार्ड रिकॉर्ड दैट क्लेमेंट बैंक हैज exclusive right to introduce new charges and alter prevailing charges with merely 30 days prior notice. Such unilateral right, which allows the bank to vary the material terms of contract, will render and contract conditionable and contrary to public policy award made by। मतलब इसमें क्या है कि एक बैंक क्या है, 30 डेज बस प्रायर नोटिस देगी और कुछ भी इंटरेस्ट लगाएगी, न्यू चार्जेस लगाएगी, ऐसा इन्होंने किया है। ये तो सरासर गलत है ना, एक 30 डेज का प्रायर नोटिस देना और कुछ भी चार्जेस लगाओ, कुछ भी फीस लगाओ, ये तो गलत ही है, ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है ना, ऐसे तो पुराने साहूकार भी नहीं करते भाई, अभी इसमें इन्होंने कर दिया। देखो नाम, अब नेक्स्ट ग्राउंड ये है नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 आर्बिट्रेटर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। अब हमने ये बताया कि आर्बिट्रेटर का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट होने के बाद जो जिसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, कि उसने डिस्क्लोजर देना चाहिए कि बैंक के साथ उसका क्या रिलेशन है, बैंक के साथ उसके कितने मैटर्स उसने चलाए हैं, बैंक के साथ कोई बिजनेसल रिलेशनशिप उसका है क्या, है ना, ये सारी बातें उसने डिस्क्लोज करनी चाहिए, जो कि उसने डिस्क्लोज की नहीं प्रॉपर तरीके से। और बैंक के साथ क्या रिलेशनशिप है उसने वो बताया नहीं है।
है ना? बैंक ने उसको चुना है, बट उसका रिलेशनशिप क्या है उसने डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये भी ग्राउंड है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंस, वो आर्बिट्रेटर है, ये कैसे हमें पता चलेगा, है ना? तो उसका जो डिस्क्लोजर उसने कुछ दिया नहीं था, तो इसीलिए हमने ये जो है ग्राउंड यहाँ पे ले लिया। द consistent appointment of the same arbitrator by the same institutional machinery for the same claimant bank gives rise to reasonable apprehension of bias, which in itself insignificant and which it seat the award under section 34(2)(a)(3) of the act। अब क्या है कि एक ही आर्बिट्रेटर अलग अलग केसों में, ये है बैंक के केसों में, ये इंस्टीट्यूशनल मशीनरी जो है, ये जो इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, वो चुन रहा है एक ही आर्बिट्रेटर को, हजार हजार दो दो हजार केसेस दे रहा है। भाई ये कैसे इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर है, इंडिपेंडेंस आर्बिट्रेटर है? ये आर्बिट्रल एक्ट की जो नींव है, जो आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, ये इम्पार्शियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एक आर्बिट्रल अपॉइंटमेंट की एक नींव होती है। बट यहाँ पे आर्बिट्रेटर आपका यार हजार हजार केस लड़ रहा है, दो दो हजार केस लड़ रहा है। कैसे इम्पार्शियल है, कैसे इंडिपेंडेंस है? क्यों ना ये बायस आर्बिट्रेटर है, ऐसा हमें, ये हमने इसमें एक राउंड डाल दिया। देखो भाई, ऐसा आर्बिट्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिजनेस रिलेशनशिप वाला आर्बिट्रेटर नहीं होना चाहिए, सेक्शन 12 बोलता है। अब इंटरिम अवार्ड अटैचमेंट ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट विदाउट जुरिडिक्शन, आपका कोई जुरिडिक्शन ही नहीं बनता। हम रहने को है मुंबई में, अवार्ड हो गया, चेन्नई में अवार्ड हो गया, दिल्ली में। हम रहने तो पटना में रहते हैं, हम रहते हैं कलकत्ता में, अवार्ड अलग ही कुछ जगह पे हो गया। हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, अवार्ड हो गया चेन्नई में। हम रहते हैं पुणे में, अवार्ड हो गया दिल्ली में। कैसे जुरिडिक्शन बना भाई आर्बिट्रेटर का, समझाओ जरा। जुरिडिक्शन है ही नहीं, विदाउट एनी जुरिडिक्शन ये अवार्ड किया गया है, और ऐसे इंटरिम ऑर्डर भी इसमें किए गए हैं, तो फाइनल अवार्ड भी इसमें किया गया है। इंटरिम ऑर्डर तो किया, बट इसको कंटिन्यू फाइनल अवार्ड उन्होंने बना दिया, ये तो गलत है, जुरिडिक्शन ही नहीं है, ऐसा भी इसमें हमने बोला। देखिए इतने सारे ग्राउंड्स हमने यहाँ पे लिए, और ऐसे पिटिशन ड्राफ्ट करना है दोस्तों, ठीक है? अब ये आपको समझना होगा, आपके केस में कैसे कैसे क्या क्या ग्राउंड लिया जा सकता है इसमें से, ठीक है? अब लिमिटेशन, अब पिटिशन, हमें हमने ये बोला कि ये जो पिटिशन हमने किया, तो हमको ये अवार्ड जो है, अवार्ड का कॉपी जो है, इस डेट को हमने रिसिप्ट किया था, ठीक है? देखो मैंने बोला कि 3 महीने के अंदर आपको करना चाहिए। अब इसमें 3 महीने के अंदर, हमें लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसमें कोर्ट को समझाना चाहिए कि 3 महीने के अंदर इसको ये अवार्ड, ये पिटिशन हम कैसे है लगा रहे हैं। तो जैसे अवार्ड कॉपी हमको किस दिन मिली थी, ये डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना इस पिटिशन में, और 3 महीने के बाद ही हम यहाँ पे आए हैं, ऐसा लिमिटेशन का एक क्लॉज हमें यहाँ पे लिखना है। अब प्रेयर भी यहाँ पे मांगनी है कि क्या क्या प्रेयर मांगनी है हमें इस कोर्ट को, माननीय कोर्ट को, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, तो प्रेयर तो मांगनी पड़ेगी। प्रेयर क्या मांगनी पड़ेगी, देखो भाई, ये सारी प्रेयर्स यहाँ पे मांगनी पड़ेगी। अब पहली प्रेयर ये होगी आपकी कि सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड सो एंड सो, पास्ड बाय आर्बिट्रेशन केस सो एंड सो आर्बिट्रेटर के द्वारा, ये जो अवार्ड किया गया है इसको आप सेट असाइड करिए, ठीक है? दूसरी पेयर है स्टे द ऑपरेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इम्प्यून्ड आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड सो एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इंक्लूडिंग द डेबिट फ्रीज अटैचमेंट पिटिशनर बैंक अकाउंट मूवेबल असेट पेंडिंग हियरिंग फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पिटिशन। अब हमने ये भी बोलना है कि ये तो पिटिशन चलता ही रहेगा, इसके ऊपर डेट्स पड़ेंगे, बट ये तो चलो पिटिशन हमारा पेंडेंसी में चलेगा, बट इससे पहले आप क्या करिए, हमारा जो स्टे एप्लीकेशन है वो आप हमें ग्रांट करिए, ताकि ये जो अवार्ड का ट्रायल होने तक, टिल द ट्रायल ऑफ दिस पिटिशन, आप क्या करिए, हमारा जो है स्टे एप्लीकेशन जो है ग्रांट करिए। इसमें जितने भी ऑर्डर्स किए हैं वो सारी आप उसको जो है, इंटरिम ऑर्डर हो चाहे एग्जीक्यूशन हो, उसको आप जो है स्टे दे दीजिए। ये हमारा मूवेबल असेट्स होगा या फिर बैंक का अकाउंट्स होगा जो फ्रीज हुआ, उसको आप अनफ्रीज करने के लिए आप स्टे करिए, ताकि हमारा कोई भी
जो लीगल राइट्स जो है वायलेट ना हो ऐसे इनलीगल अवार्ड से। नेक्स्ट है डिक्लेयर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इनिशिएट बाय रिस्पोंडेंट बैंक वेयर द विदाउट जुडिक्शन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस एंड अवार्ड वाइड अब इनिशियो, मतलब हमें ये डिक्लेयर करिए कि अवार्ड जो है गलत तरीके से विदाउट जुडिक्शन किया है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट किया है, ऐसा आप यहाँ पे डिक्लेयर करिए। अवार्ड कॉस्ट पिटिशनर को आप दिया गया जो अवार्ड ऐसे गलत अवार्ड किया है उन्होंने, तो इसका कॉस्ट भी हमें अपोजिट पार्टी मतलब जो बैंक एनबीएफसी कंपनी है उनके द्वारा हमें मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है बट मैं इसको डिटेल आपको समझाना चाहता हूँ ताकि नए जितने भी लोग और से आसान तरीके से समझ जाए, और जो भी नए नए लॉयर है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन लोगों को भी ये जो है हेल्पफुल रहे अपना वीडियो। ठीक है, पास सच ऑर्डर other and for further orders this honorable court may deem fit in proper and in the facts of circumstances of this case। अगर कोर्ट को हमारे फेवर में कोई ऑर्डर जो हमारे जस्टिस है ऐसा कोई ऑर्डर आपको पास करना है वो भी पास करिए, ऐसा हमने इसमें बोला। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, जो भी पिटिशनर होते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे पिटिशनर का साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एडवोकेट साहब है उनका साइन होगा, और यहाँ पे बस मैं आपको प्रोविजंस मतलब कौन से प्रोविजंस में हमने ये अवार्ड को चैलेंज किया है, जो सेक्शन में चैलेंज किया है यहाँ पे मैंने बस आपको समझ ये तो डालना नहीं है आपको, बट एक की स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होती है इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 12-13, सेक्शन 18, सेक्शन 23, सेक्शन 25B, है ना, सेक्शन 31, 34, 36, ये सारे सेक्शन के अंदर जो है ये जो है अवार्ड ये गलत है ऐसा हमने यहाँ पे बोला। अब क्या क्या केस लॉज देखिए दोस्तों, केस लॉज हमने यहाँ पे रेफर करना चाहिए जब भी हम देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे फ़ोन करते व्हाट्सएप करते रहते हैं कि सर हमें इस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए हमें आप केस लॉज दीजिए। देखिए स्क्रीन पे ही मैंने आपको लिस्ट बनाई है, 6 केस लॉज है। ये सारे केस लॉज अपने जो भी पिटिशन में आप जो है वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें देखिए मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करके दी। अब यहाँ पे वीडियो चाहे तो पॉज करिए, कोई आपको इम्पोर्टेंट पैरा आपको लगता है कि मेरे केस से मिलता जुलता है, वीडियो पॉज करिए, उसको आप अपने पिटिशन में जो है उसको वहाँ पे लिखिए। दोस्तों ऐसे ही नए वीडियोस मैं आपको बना के देना चाहता हूँ और भी देना चाहता हूँ, और ऐसे ही मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए आप इस अपने वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए दोस्तों। ज़रूर ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको ये वीडियो जब आप शेयर करोगे, वो अगर ये वीडियो देंगे वो देखेंगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और आपको लगता है कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको लगता है कि आगे आपको ऐसे ही लीगली वीडियो जो हेल्पफुल वीडियो जो आपको आने चाहिए, नोटिफिकेशन आने चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब और बेल की घंटी ज़रूर दबाना ताकि आपको नया नया वीडियो जो है आपको यहाँ पे देखने मिले। मैं अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आर्बिट्रेशन के रिलेटेड, कंज्यूमर केसेस के रिलेटेड, साइबर क्राइम की वजह से आपके कोई अकाउंट फ्रीज वगैरह हो गया होगा, तो ऐसे सारे वीडियोस मैंने बना के रखे अपने इस यूट्यूब चैनल में। वैसे प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है, जैसे कि लोन डिफ़ॉल्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है, कंज्यूमर केसेस के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स के लिए अलग के प्लेलिस्ट बनाई है। हालाँकि मैंने साइबर क्राइम कंप्लेंट के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, पर आने वाले दिनों में मैं उसको बनाऊँगा। बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियो उसमें प्रैक्टिकल वीडियोज़ उसमें लाऊँगा, जो लोगों को आम इंसानों को लोगों को मालूम नहीं रहता, लेमैन्स को उसकी जानकारी नहीं रहती। वो जानकारी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाऊँगा दोस्तों, ठीक है? और इस तरीके से प्रैक्टिकली ड्राफ्ट भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये अपना चैनल ही जाना जाता है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो हमें मिलते नहीं है कहीं आपके चैनल को छोड़ के, प्रैक्टिकल कोई दिखाता नहीं है, बस जो है ओरल इन्फॉर्मेशन जो है बताते हैं, बट प्रैक्टिकल वीडियो जो है हम हमें आपके ही चैनल में मिलते हैं, आपके ही चैनल में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकल ऐसे ही वीडियो देखने हैं
तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको प्रैक्टिकल इस ड्राफ्टिंग जो कैसी होती है ये आपको समझ में आएगी, आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। बस आपको कुछ अगर नई जानकारी चाहिए है, मुझे कोई नया वीडियो मैं किसी विषय पे बनाना मेरे द्वारा आप चाहते हैं, तो आप इस कमेंट में ज़रूर लिखना, और इस वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये भी आप कमेंट में लिखना। तो इस वजह से मुझे लगेगा कि हाँ दोस्तों, आप ये सारे वीडियो देखते हैं, और आप ये लाइक करते हैं, और उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तो मैं आगे नए-नए वीडियो बनाता रहूँगा। थोड़ा-सा मेरा ये वीडियो जो है, थोड़ा लेट आ गया है दोस्तों, बट ज़रूर मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट वो 1 वीक में 1 वीडियो डालूँ। आपका मैं अलग-अलग नए-नए सब्जेक्ट के ऊपर जो आपने कमेंट में लिखे होंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।